हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। आज की इस वीडियो हम चैप्टर 5 ट्वेल्थ अकाउंट पार्ट 1 का स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो साझेदार का प्रवेश यहाँ पर किस तरह से हमको इंडिकेट करता है कि प्रवेश यहाँ पर क्या है। तो साझेदार का प्रवेश हमने एक चैप्टर पहले पढ़ा था, साझेदारी का पुनर्गठन। तो उसके कुछ कारण हमने पढ़े थे, पुनर्गठन के कारण क्या है। तो उनमें से एक कारण हमारा था नए साझेदार का प्रवेश। तो यहाँ भी यही है कि ये हमारा क्या है, कुछ और नहीं है, ये हमारा एक प्रकार का पुनर्गठन का कारण है। ये पुनर्गठन का एक कारण है। तो इसमें क्या होगा प्रवेश कब हो सकता है, प्रवेश कब कह सकते हैं, जब पुरानी साझेदारी पेढ़ी में, जब पुरानी साझेदारी पेढ़ी में कोई नया साझेदार प्रवेश करता है, यानी कि पुराने साझेदार अपने साथ नए साझेदार को लाते हैं, तो उसे नए साझेदार का प्रवेश कह सकते हैं। कि पुरानी साझेदारी पेढ़ी कोई भी चालू हो, जैसे कि ए बी सी, नए साझेदार का एक मिनट हम देख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम ले तो ए बी और सी, ये तीन व्यक्ति थे जो अपना कोई बिजनेस रन कर रहे थे, बिजनेस चला रहे थे। लेकिन अचानक ही सी को कहीं जाना हो गया और ये बिजनेस दोनों ही रन कर पा रहे हैं, दोनों से चल नहीं रहा, क्योंकि तीसरा पार्टनर इसके अंदर से चला गया। तो उसको क्या हुआ, जोखिम होने लगेगा, संचालन शक्ति की अधिक आवश्यकता हो। तो उस वजह से क्या करेंगे, कोई एक नया पार्टनर को लेकर आएंगे डी को। तो यहाँ पर ये चला जाता है, उसकी जगह पर क्या आता है, डी। तो इस प्रकार ये जो नया व्यक्ति जुड़ा इनकी पार्टनरशिप के अंदर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, साझेदार का प्रवेश। और यहाँ से सी चला जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि ए और बी दो ही लोग काम करने वाले हैं, बिजनेस दो, ए और बी ने दो ने बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन जैसे जैसे टाइम गया, बिजनेस बढ़ता गया और नया काम करने की आवश्यकता पड़ी, नए लोगों की, नई पूंजी की, नई ज़्यादा अधिक संचालन शक्ति की क्षमता पड़ी। तो ये क्या करेंगे, तीसरा कोई व्यक्ति होगा उसको हमारी अपनी साझेदारी पेढ़ी के अंदर ही प्रवेश देंगे। तो उस प्रकार के नया साझेदार, नया व्यक्ति इनके साथ जो जुड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रवेश। और इस प्रकार से नए साझेदार का प्रवेश यहाँ पर होगा। अब साझेदार का प्रवेश क्यों दिया जाता है, उसके कुछ कारण हैं। ये प्रवेश बाकी के सभी साझेदारों की या अन्य साझेदारों की परमिशन हो तभी लिया जा सकता है, या फिर साझेदारी करार पत्र में कोई विशिष्ट करार ना किया हो, तो कोई विशिष्ट करार न किया हो तो अन्य साझेदारों की सहमति से, अन्य साझेदारों की सहमति, अनुमति, सहमति, एग्री होते हैं बाकी सब साझेदार। तो उन सभी साझेदारों की सहमति से नए साझेदारों को प्रवेश दिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। पुराने सभी साझेदार उसके लिए सहमत होने चाहिए। अगर वो सहमत नहीं है तो नया साझेदार का प्रवेश पॉसिबल नहीं है, संभव होगा नहीं। तो ये हमारा हुआ। अब प्रवेश के कारण क्या है, तो प्रवेश के कारण कुछ हैं, हम यहाँ देखते 4-5 कारण हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो किस तरह के प्रवेश के कारण हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो एक अधिक पूंजी की आवश्यकता हो। सबसे पहला कारण यही है कि जब व्यवसाय बढ़ता चला जाता है, तो व्यवसाय बढ़ता है तो उसके साथ साथ पूंजी की भी आवश्यकता पड़ती है। और अधिक पूंजी अगर पुराने साझेदार नहीं ला सकते तो
वो पूंजी लाने के लिए एक नए साझेदार को आमंत्रण देते हैं, तो अधिक पूंजी की आवश्यकता हो तब। कब हो सकता है? अधिक पूंजी की आवश्यकता हो तब नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है। दूसरा क्या होता है? अधिक संचालन शक्ति की आवश्यकता हो। पहले जो व्यक्ति चला रहे हैं वो अपनी संचालन शक्ति कम पड़ रही है, बिजनेस बढ़ता जा रहा है, तो संचालन करना भी उनके लिए कठिन बन जाता है। तो ज़्यादा लोग होंगे तो अधिक संचालन शक्ति अच्छी तरह से होगी, तो संचालन शक्ति की आवश्यकता हो तब। अब इसके सिवाय और भी कोई रीज़न है? तो हाँ, वो भी है। क्या? अगर एक कोई और बिजनेस चला रहे, तो मैंने जैसे बोला कि यहाँ पर कोई ABC थे, सी में से अगर सी चला गया तो उसकी जगह पर नया लेना पड़ेगा। तो कोई साझेदार निवृत्त हो गया हो या मृत्यु हो गया हो, तब कोई पुराना साझेदार निवृत्त या मृत्यु हो गया हो, निवृत्ति या मृत्यु हो, तो उसके स्थान पर नया साझेदार का प्रवेश, ये हो सकता है एक कारण। और कोई कारण दिखाई दे रहा है? तो दूसरा कारण हम देखते हैं, तो और भी कारण है हमारे पास में कि पेढ़ी में अगर कोई साझेदार है, कोई कर्मचारी है, पेढ़ी का कुशल और कार्यक्षम कर्मचारी है, उसके पास में ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा अच्छी तरह से वो काम कर सकता है, संभाल सकता है पेढ़ी को अच्छी तरह से, तो उसी को साझेदार बना दिया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कर्मचारी को साझेदार के रूप में प्रवेश बाहर से ढूंढना मुश्किल होता है, तो पेढ़ी में अगर कोई ऐसा है व्यक्ति, तो उसको साझेदार के लिए ऑफर दिया जा सकता है, उसको साझेदार बनाया जा सकता है। तो एक ये भी हो सकता है। दूसरा हमारे पास में और क्या हो सकता है? व्यवसाय या तो हमारा जो धंधा हो, उसके अंदर जो जोखिम है वो ज़्यादा होने लग गया हो, अगर तो वो 2 लोग अगर पहले से हैं, 2 या 4 जो भी हैं, अगर वो उस जोखिम को उठाने में असमर्थ हो, तो वो नए पार्टनर को, नए साझेदार को प्रवेश देते हैं, जिससे कि उनका जोखिम का वितरण हो जाए और सभी साझेदारों के बीच में उसको झेलना पड़े। तो धंधे में जोखिम का वितरण के लिए, तो इस प्रकार हमारे 4 से 5 कारण हैं। ये किसके कारण है? हमारे प्रवेश के कारण है कि प्रवेश क्यों दिया जाना चाहिए। तो ये हमारे प्रवेश के कारण हो गए। अब प्रवेश करने की वजह से होता क्या कि पुरानी साझेदारी पीढ़ी है उसका अंत हो जाता है और नई साझेदारी पीढ़ी की रचना होती है। अगर जब इस प्रकार की रचना होती है तो हमको क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं? तो पहले तो सबसे पहले उनका अनुपात में परिवर्तन करना पड़ता है, तो लाभ हानि के प्रमाण में चेंजेस होते हैं। उसके बाद में हमको क्या करना पड़ता है? पेढ़ी की जो ख्याति है उसमें भी परिवर्तन होता है। अगर कोई जो नया साझेदार आ रहा है उसकी ख्याति मार्केट में ज़्यादा होगी तो ही हम प्रवेश दिया जाएगा उसको, तो उसकी ख्याति आती है, उसका वितरण किस तरह से होगा वो भी हमको देखा जाएगा। तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि प्रवेश के कारण किन किन बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रवेश के बाद एक्चुअली ये सब होता है। प्रवेश के बाद ध्यान रखने योग्य बातें, तो ध्यान रखने योग्य बातें में क्या क्या हमको ध्यान रखनी है, यही हमारे प्रैक्टिकल के लिए काम आएंगी। प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तो यही हमारे स्टेप्स बनेंगे। ये प्रैक्टिकल सम के लिए स्टेप्स हैं कि सबसे पहले तो लाभ हानि का नया प्रमाण और नए साझेदारों का और पुराने साझेदारों का त्याग का प्रमाण, ये हमको पता होना चाहिए। तो लाभ हानि का नया अनुपात यानी कि प्रमाण तथा पुराने साझेदारों का त्याग का प्रमाण, पुराने साझेदारों का त्याग का प्रमाण ज्ञात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नया व्यक्ति जो आएगा उसको लाभ में से कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। तो पुराने साझेदार अपने में से थोड़ा थोड़ा त्याग करके उस नए को हिस्सा देंगे, इसलिए पुराने साझेदारों का त्याग यहाँ बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। फिर नया लाभ हानि का प्रमाण तीनों का मिलाकर, चारों का मिलाकर जितने भी साझेदार उन सबका नया अनुपात भी हमको वहाँ से मिलेगा। ये हो गया। उसके बाद में ख्याति की संबंधी असर आती है कि ख्याति से संबंधित असर,
या तो वो ख्याति लेकर आएगा, तो उनमें से कुछ साझेदार उसको लेंगे और कुछ साझेदारों को खुद की ख्याति भी वहाँ पर भुगतान करनी पड़ सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो ख्याति की असर किस तरह से देंगे वो हम देखेंगे। उसके बाद में थर्ड नंबर, संपत्ति और दायित्व का मूल्यांकन भी किया जा सकता है। हो सकता है कि समय के रहते नया व्यक्ति आए, नया साझेदार आए तो बोलेगा भाई तुम्हारी संपत्तियों की भी वापस से मूल्यांकन होना चाहिए कि कोई संपत्ति की कीमत घटी है, बढ़ी है, क्या हुई है, कैसे हुई है, तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो संपत्ति और दायित्व के पुनः मूल्यांकन, और पुनः मूल्यांकन के साथ साथ में उनकी हिसाबी असर भी देनी जरूरी होती है, तथा उसकी हिसाबी असर भी हम देंगे। तो हिसाबी असर देने के लिए हम अलग अलग खाते बनाते हैं, उसके लिए पुनः मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। तो पुनः मूल्यांकन खाता क्यों बनाया जाता है, इसमें से एक सवाल हमारा ये उठ सकता है। तो संपत्ति और दायित्वों के पुनर्गठन के समय या तो प्रवेश या निवृत्ति के समय संपत्ति और दायित्वों के पुनः मूल्यांकन की असर दर्शाने के लिए एक विशिष्ट खाता तैयार किया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, पुनः मूल्यांकन खाता कहेंगे। तो पुनः मूल्यांकन की असर देने के लिए वो तैयार किया जाता है। उसके बाद में पीढ़ी के पास में कुछ अनामत होंगी, एकत्रित लाभ होगा। जो नई साझेदारी पीढ़ी आएगी तब से नया रखेंगे, पर पुराना जो होगा उसको साझेदार आपस में बांट लेते हैं। तो अनामत तथा एकत्रित लाभ का वितरण, नए साझेदार को पुराने भाग में से कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी, ये भी हमको ध्यान रखना है। नए साझेदार खुद के लिए ख्याति लेकर आए जो उसको भी पुराने साझेदार ही बांट लेंगे। एकत्रित लाभ का वितरण। उसके बाद में हमारे पास में क्या होगा, 5वां नंबर की आइटम इसमें होगी हमारे पास साझेदारों की पूंजी में परिवर्तन। होगा ही, क्योंकि पहले जितने साझेदारों की पूंजी होगी, नया साझेदार अपनी पूंजी अलग लेके आएगा, प्लस पुराने साझेदारों को भी और पूंजी की आवश्यकता हो तो वो भी लेके आ सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, या कोई आहरण करके लेके जा सकते हैं। तो साझेदारों की पूंजी में परिवर्तन, उसके लिए हमको साझेदारों का पूंजी या चालू खाता बनाया जाता है। तो ये सारे हमारे पास में ध्यान में रखनी है चीज़ें। तो ये हमारे पास में इतने स्टेप्स हैं। इनके स्टेप्स की हम सवाल करने की बात करें तो हमको क्या कहते हैं, ज़रूरी खाते कौन कौन से तैयार करने पड़ते हैं। अगर इनको सवाल हल करना हमको, तो सबसे पहले हमको ज़रूरी खाते कौन कौन से तैयार करने पड़ते हैं वो बताता हूँ। नंबर 1, सबसे पहले हमारा बनता है पुनः मूल्यांकन खाता। पुनः मूल्यांकन, संपत्तियों और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन की हिसाबी असर देने के लिए पुनः मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। दूसरा हमारे पास में क्या होगा, साझेदारों का पूंजी या चालू खाता, जो भी होगा उसके हिसाब से। उसके बाद में हमको क्या बनाना पड़ेगा, उसके बाद क्या बनाना पड़ेगा हमको, रोकड़ या बैंक खाता। तीसरा नंबर का खाता हमारा ये होगा। और उसके बाद में हम चौथा नंबर का क्या बनाएंगे, आर्थिक चिट्ठा पक्की तल पर तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे, आर्थिक चिट्ठा या तो पक्की तलपट जिसको हम कहेंगे। तो पक्की तलपट हमको तैयार करनी पड़ेगी। इस प्रकार से प्रैक्टिकल सम करने के लिए ये ज़रूरी खाते, साथ के साथ में हमको और भी कुछ करना है। क्या, गणना। गणना किस चीज़ की करनी पड़ेगी, गणना करनी पड़ेगी किस किस की। नंबर 1, गणना करनी पड़ेगी नए लाभ हानि के प्रमाण की, नए लाभ हानि के प्रमाण की गणना। और गणना किसकी होगी, त्याग का प्रमाण की गणना। और गणना किसकी होगी, ख्याति की गणना। तो ये हमको 3 अलग अलग गणनाएं भी करनी पड़ती है। सवाल की ऊपर डिपेंड करेगी कि गणनाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, कौन कौन सी नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।